नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अब हरियाणा बीजेपी में बगावत की हलचल शुरू हो गई है। बीजेपी के नेता और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि अगर बीजेपी जजपा गठबंधन जारी रहा तो वो पार्टी छोड़ देंगे। उन्होंने जजपा पर राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया और कहा कि अगर बीजेपी सोचती है कि जजपा अगले साल के चुनाव में गठबंधन के वोट ले सकती है तो वो गलत है। जजपा को अपने वोट भी नहीं मिलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी जजपा का गठबंधन जारी रहा तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा, ये बात साफ है। उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि जजपा के एक बड़े नेता ने लोगों को इतना बड़ा धोखा दिया है जितना हरियाणा के किसी अन्य नेता ने नहीं दिया। हरियाणा के बड़े नेता और जाटों के नेता वीरेंद्र सिंह ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि मैं बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन का विरोध करता हूं क्योंकि इससे हमें नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि गठबंधन तब किया जाता है जब हम किसी सेक्शन में कमजोर हों। उन्होंने जेजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी ने बीजेपी के विरोध में वोट लिया और बाद में नतीजे आने के बाद ही बीजेपी में शामिल हो गए, इसके बाद लोगों में ऐसी भावना आ गई है कि जिनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया आप उन्हीं की गोद में चले गए। अब उनके पास अपने वोट भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी को यही समझाया कि उनके अपने वोट नहीं रहे हैं। लोग कहते हैं कि इनको वोट देना ही नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि हम अकेले लड़ें। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पता है कि मैं सही कह रहा हूं, वो बोल नहीं सकते, कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए बोलना ज़रूरी है। वीरेंद्र सिंह से जब एनडीटीवी के पत्रकार ने पूछा कि क्या वो कांग्रेस में जा सकते हैं, तब उन्होंने कांग्रेस में जाने पर बोला कि अभी आकलन मत करिए। मैं वैचारिक रूप से भले ही बीजेपी में हूं, लेकिन मेरा कांग्रेस के साथ रिश्ता अच्छा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने कल ये भी कहा है कि उनकी सारी राजनीति का विरोध करूंगा जो धर्म के नाम से समाज में विकृति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद पत्रकार ने कहा कि आपने इशारा कर दिया है। बता दें, चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा के एक प्रमुख जाट नेता हैं। उनके पिता नेकी राम भी हरियाणा की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे। वो हरियाणा के प्रख्यात किसान नेता सर छोटू राम के पोते हैं। महाराष्ट्र सरकार में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या अजीत पवार नाराज हैं। दरअसल महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम शिंदे और फडणवीस दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। उधर राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चल रही है कि क्या इसी दिल्ली दौरे के पीछे अजीत पवार की नाराजगी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का बढ़ता दबाव है। राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात के चलते ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बता दें, पिछले कुछ दिनों से चर्चा है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार नाराज हैं। वो राज्य कैबिनेट की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। लंबित मंत्रिमंडल विस्तार और गार्जियन मिनिस्टर पद की उलझन न सुलझने के कारण शिंदे फडणवीस पर एनसीपी की ओर से काफी दबाव है। इसी के चलते दोनों के दिल्ली दौरे की चर्चा हो रही है, क्योंकि राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा जरूरी है। बता दें, अजीत पवार ने बीजेपी सरकार में रहते हुए ही मुस्लिम आरक्षण की मांग कर दी है। इसके चलते भी सवाल उठने लगे। पूछताछ के बाद वापस लौटे पत्रकार अभिषेक शर्मा ने ट्वीट कर बताया है कि दिल्ली स्पेशल सेल द्वारा दिन भर की पूछताछ के बाद मैं घर वापस आ गया हूं। पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, डरने की बात नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि और मैं सत्ता में बैठे लोगों से और खासकर उन लोगों से सवाल करता रहूंगा जो साधारण सवालों से डरते हैं। किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा। न्यूज क्लिक के पत्रकारों से पूछताछ के बाद वापस लौट रहे वरिष्ठ पत्रकार परंजय गुहा से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मोदी जी महान हैं और पूछे ना। इसके बाद रिपोर्टर माइक हटाने लगा तो उन्होंने माइक पकड़कर कहा, मोदी जी भगवान का अवतार हैं। इसके बाद वो चले गए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर छापों को लेकर एक ट्वीट का जवाब दिया। ट्वीट में लिखा था कि पैसे लेकर सरकार और देश की छवि खराब करने के आरोप में डीपी ने 9 पत्रकारों को हिरासत में लिया है। इसके जवाब में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा कोई आया नहीं है कि मंत्र पर लद्दाख का 4046 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को देने से हमारी छवि उससे भी खराब हुई। कनाडा में हम पर गुप्त ऑपरेशन का आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन भारत में हम जमीन हड़पने वाले चीन के मेजबान हैं। न्यूज क्लिक मामले में लंबी पूछताछ के बाद अभिषेक शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश भी स्पेशल सेल के दफ्तर से निकल आए हैं। निकलने के बाद उर्मिलेश ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया और कहा कि बाद में बोलेंगे, और अभिषेक भी कुछ नहीं बोले।
रिपोर्टर उनसे कुछ बोलने के लिए कहते रहे। बता दें, दिल्ली पुलिस ने मंगलवार सुबह कई पत्रकारों के घरों पर छापे मारे। ये कार्रवाई न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों के घरों पर की गई। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा समाचार पोर्टल के खिलाफ यूएपीए के तहत एक नया मामला दर्ज किया गया है। चीन से धन प्राप्त करने के आरोपों के बीच ये दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और ईडी की जांच के दायरे में 30 से ज्यादा जगहों पर ऐसी कार्रवाई हुई। पत्रकार अभिसार शर्मा और भाषा सिंह, अनुभवी पत्रकार उर्मिलेश, न्यूज क्लिक के संपादक प्रवीर पुरकायस्थ और लेखिका गीता हरिहरन, प्रसिद्ध पत्रकार आनंदो चक्रवर्ती, कार्यकर्ता और इतिहासकार सोहेल हाशमी, व्यंग्यकार और स्टैंड अप कॉमेडियन संजय राजारो के घर छापे मारे गए। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने न्यूज क्लिक और उससे जुड़े पत्रकारों, लेखकों के घर छापों की आलोचना की है। इसने कहा कि वो इन कार्रवाइयों से चिंतित हैं। संपादकों के संगठन ने इस कार्रवाई को मीडिया पर लगाम लगाने का एक और प्रयास बताया है। इससे पहले प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने पत्रकारों पर छापे वाली कार्रवाई पर चिंता जताई है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि वो आज सुबह वरिष्ठ पत्रकारों के आवासों पर छापेमारी से बेहद चिंतित हैं। इसने कहा है उनके लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य उपकरण जब्त कर लिए गए हैं। कथित तौर पर पूछताछ करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि छापेमारी बड़े पैमाने पर रही है। न्यूज क्लिक के पत्रकारों के यहाँ छापेमारी पर भी न्यूज मीडिया के एंकर्स और पत्रकार दो धड़ों में बंटे नजर आए। एक समाचार संस्थान पर हुई इस कार्रवाई के बाद कई पत्रकार संगठनों और पत्रकारों ने इस कार्रवाई की आलोचना की। साथ ही इसका विरोध दर्ज कराते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। इसके अलावा इस दौरान कुछ एंकर्स ने देश की संप्रभुता का नाम लेते हुए पुलिस की इस कार्रवाई को जायज ठहराया। भारत 24 से जुड़ी एंकर रूबिका लियाकत ने ट्वीट कर कहा कि और ये निकला इनका सबसे पसंदीदा विक्टिम कार्ड, पत्रकारिता पर हमला। देश की संप्रभुता का सवाल है, इस पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाबादा न उड़ना। चीन से पैसा लेकर देश के खिलाफ एजेंडा चलाने का गंभीर आरोप लगा है और एजेंडाधारियों की जांच भी ना हो। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी खुलासा हुआ है कैसे नोबल रॉय सिंघम न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा के लिए मोटी रकम दे रहा था। टाइम्स नाउ से जुड़े एंकर सुशांत सिन्हा ने भी पुलिस का समर्थन किया और जांच में फंसे पत्रकारों को चिंदी मीडिया कहा। वहीं जांच की आलोचना करने वाले पत्रकारों की लंबी लाइन देखी गई। हालांकि पत्रकारों और एंकरों में फर्क साफ दिखा। कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल ने पत्रकारों पर छापेमारी को लेकर ट्वीट कर कहा है, यूएपीए मामले में पत्रकारों, व्यंग्यकारों और कार्यकर्ताओं पर सुबह सुबह छापेमारी। उद्देश्य है 2024 से पहले उन्हें चुप कराओ, आने वाले समय के लिए अग्रदूत। समाचार वेबसाइट न्यूज क्लिक से जुड़े कई पत्रकारों के घर पर छापेमारी को लेकर ओडिशा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मुझे स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं। ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर आपके पास गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई होगा, तो उसके ऊपर जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती है। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो नियमों के तहत कार्रवाई करती हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि चरण चुंबकों की फौज के बावजूद कुछ पत्रकार अभी भी सच बोलने की हिमाकत करते हैं, पर सच बोलने वालों से, सवाल पूछने वालों से तो प्रधानमंत्री को खास दिक्कत है, तो उनको रेड किया जाएगा, डराया धमकाया जाएगा। पर साहेब भूल जाते हैं चरण चुंबकों की रीढ़ की हड्डी गायब है, सबकी नहीं। इसके अलावा कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि पीएम मोदी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, खास तौर से उन लोगों से जो उनकी विफलताओं पर, उनकी नाकामियों पर उनसे सवाल पूछते हैं। वो विपक्ष के नेता हों या फिर पत्रकार, सच बोलने वालों को प्रताड़ित किया जाएगा। आज फिर से पत्रकारों पर छापेमारी इसी बात का प्रमाण है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर छापेमारी को लेकर कहा है कि सत्ता शीर्ष के आदेश पर पुलिस अपना घिनौना चेहरा दिखा रही है। कईयों को लोधी रोड पुलिस स्टेशन अकारण ले जाया गया है। उन्होंने कहा, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप उन्हें दिल्ली पुलिस क्यों कह रहे हैं? वो गृहमंत्री अमित शाह के अधीन है और उनकी सहमति के बिना कुछ भी नहीं होता है। जो लोग भाजपा की भजन मंडली में शामिल होने से इनकार करते हैं, वो उनके खिलाफ ऐसा करते हैं। वो इन सब से क्या दिखाना चाहते हैं? ये घटना इतिहास में लिखी जाएगी और सरकार के इस कदम की उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा है कि इस तानाशाही की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में कहा कि कांग्रेस ने नया राग अलापना शुरू कर दिया है, जितनी आबादी उतना हक। इससे साफ है कि वो देशवासियों में आपसी खाई और वैर भावना बढ़ाना चाहते हैं।
सच्चाई ये है कि अगर हक की बात करनी ही है तो मैं कहूँगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीबों का है। वहीं इसके जवाब में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जो देश की सारी संपत्ति अपने खास मित्रों के हाथों में सौंप रहे हैं, जिन्होंने मनरेगा का मजाक उड़ाया, जिन्होंने कोविड के समय श्रमिकों को हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर किया, जिन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम का विरोध किया, वो आज गरीबों की बात कर रहे हैं। सच ये है, ये डरे हुए हैं। पिछले 9.5 साल में इन्होंने पिछड़े वर्ग के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए सामाजिक न्याय और जाति जनगणना से भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को तेलंगाना के निजामाबाद में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति एनडीए में शामिल होना चाहती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में कहा, हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ और बीजेपी ने 48 सीटें जीती, लेकिन किसी को बहुमत नहीं मिला। केसीआर को सपोर्ट की जरूरत थी। इस चुनाव के बाद वो मुझे दिल्ली मिलने आए और कहा कि हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमें एनडीए में शामिल कर लीजिए। पीएम ने आगे कहा कि केसीआर ने हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी उनसे साथ मांगा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और सीएम केसीआर पहले मेरा स्वागत करने एयरपोर्ट आते थे, लेकिन ये सब अचानक बंद हो गया। पीएम मोदी ने आज छत्तीसगढ़ में कहा कि मैं सोच रहा था कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। वो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, उसमें भी मुसलमानों का। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा, यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है। मोदी ने आगे कहा कि आबादी के हिसाब से ही तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा। कांग्रेस वाले स्पष्ट करें कि आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या। तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है तो सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या। पीएम मोदी ने बिहार में जातिगत जनगणना जारी होने के एक दिन बाद जगदलपुर में संकल्प रैली के दौरान अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ के भाषण पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि देवियों और सज्जनों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले तो सोचते हैं कि किसी भी चीज को एक नया मोड़ दे दिया जा सकता है। बता दें, बिहार में जाति जनगणना होने के बाद से पीएम मोदी और बीजेपी फंस गई है। विपक्ष मांग कर रहा है कि यह जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए, हालांकि बीजेपी इसके पक्ष में नहीं बताई जा रही है। एशियन गेम्स में भारतीय एथलीट पारुल चौधरी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। पारुल चौधरी ने 5000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। इसके अलावा मोहम्मद अफजल ने 800 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीता है। वहीं प्रवीण चिथरावेल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और तेजस्विन शंकर ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। वहीं भारत को तकरीबन 49 साल बाद एशियन गेम्स के डिकैथलॉन मेडल मिला है। इससे पहले भारत ने आखिरी बार साल 1974 में एशियन गेम्स में मेडल जीता था। एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने हांगकांग को 13-0 से हरा दिया है। अब तक टीम ने 4 लीग मैच खेले हैं, जिनमें से 3 में जीत हासिल की है, जबकि दक्षिण कोरिया के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ रहा था। चीन के हांगझो में चल रहे एशियन गेम्स में भारत ने 13 गोल्ड समेत 61 पदक जीत लिए हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।